हेलो गाइस, वेलकम येट अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस चैनल के थ्रू जो भी वीडियोस आ रहे हैं वो आपको पसंद आ रहे होंगे। और एक बार फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो रिलीज हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। चलिए तो हम आते हैं आज के टॉपिक पर। अभी इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 11th का चैप्टर 2 जो कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आपको याद ही होगा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में द लिविंग वर्ल्ड जो हमारा पहला चैप्टर था उसको कंप्लीट करा था, जो एक तरह से एक बेसिक इंट्रोडक्शन था आपका बायोलॉजी में, या रादर मैं बोलूं कि क्लासिफिकेशन में। अब उससे एक कदम आगे बढ़कर हम लोग चैप्टर नंबर 2 में आ गए हैं जहां पर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमें पढ़ना है कि अलग अलग साइंटिस्ट्स ने अपने अपने तरीके से क्लासिफिकेशन करने का कैसे ट्राई किया, उन्होंने कैसे पॉपुलेशन को कैटेगराइज किया, किसमें क्या लूप होल था, कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम वाइडली एक्सेप्टेड है, इसको भी देखना है। और फिर जो भी सिस्टम हमको पढ़ना है लास्टली उस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से बिलोंग करने वाली जो भी कैटेगरीज आएंगी उन कैटेगरीज को एक एक करके देखना है। तो चलिए, इसमें सबसे पहले क्या बात आती है कि क्लासिफिकेशन क्यों करें। जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि क्लासिफिकेशन करना क्यों जरूरी है भाई। तो हमको यह बताया गया था कि क्लासिफिकेशन करने से क्या होता है कि हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानना आसान हो जाता है। तो अदरवाइज क्या होता है कि इतना बड़ा ह्यूज पॉपुलेशन है जहां पर कि नंबर भी बहुत ज्यादा है और उनके बीच में डिफरेंसेस भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसी डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी, नाम ही है बायोडाइवर्सिटी में डाइवर्सिटी टर्म है, तो उसको समझना है, अगर जानना है तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। तो इस क्लासिफिकेशन को करने के लिए सबसे पहला जो अटेम्प्ट लिया था, आप कह लो ऐसा माना गया है कि वो सबसे पहला अटेम्प्ट लेने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था, एरिस्टोटल था। एरिस्टोटल, जिनको कि फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं। इनके बारे में क्या बात बोला गया कि इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट लिया। क्या लिया, फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन लिया इन्होंने। सबसे पहले इन्होंने ट्राई किया क्लासिफिकेशन करने का, और इन्होंने जो ट्राई किया, बांटा पॉपुलेशन को, बायोडाइवर्सिटी को, तो कितने ग्रुप में, कितने कैटेगरी में बांटा, 2 कैटेगरी में बांटा। यानी कि एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन सिस्टम में 2 कैटेगरीज थी, यानी कि 2 ग्रुप्स थे। और वो 2 ग्रुप्स कौन कौन थे भाई, एक थे प्लांट्स और एक थे एनिमल्स। एक थे प्लांट्स और एक थे एनिमल्स। ठीक है। एरिस्टोटल ने बोल दिया कि इस वर्ल्ड में जितने भी लाइफ फॉर्म्स है ना, वो भाई 2 कैटेगरीज में आएंगे, या तो वो प्लांट होंगे या वो एनिमल्स होंगे, या तो प्लांट्स होंगे या एनिमल्स होंगे। तो ये हालांकि एक प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन था, क्योंकि आपको पता ही है कि सिर्फ 2 कैटेगरी में बांट के अगर हम पढ़े तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो ना तो प्रॉपर्ली प्लांट का फीचर बियर करते हैं, ना प्रॉपर्ली पूरा एनिमल का फीचर बियर करते हैं। तो इनका वाला ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो चूंकि जेन्युइन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर नहीं था, ऐसे ही मोटे तौर पर बांट दिया इन्होंने कि भाई चलो जो एक जगह स्टेशनरी खड़े हैं प्लांट्स और जो मूवेबल हैं वो एनिमल्स, यानी मोटे मोटे कैरेक्टरिस्टिक के तौर पर जब बांट के इन्होंने डिवाइड किया जब, तो इनका ये क्लासिफिकेशन सिस्टम आगे फर्दर परस्यू तो नहीं किया गया। लेकिन एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन सिस्टम आ जाने से एटलीस्ट अब लोगों का ध्यान गया इस तरफ कि भाई हमको चलो ये इनके वाले ऐसे वाले कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर नहीं, किसी दूसरे जेन्युइन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर ही सही, लेकिन अगर हम ऑर्गेनिजम्स को बांट कर पढ़े तो हमारे लिए पढ़ना आसान हो जाएगा, जानना आसान हो जाएगा। तो एरिस्टोटल का ये जो पहला अटेम्प्ट जो इन्होंने लिया क्लासिफिकेशन करने का, जिसे हम कह रहे हैं कि प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन है, प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन है। इसके बाद जब ऑन ए सीरियस नोट
क्लासिफाई करना शुरू हुआ, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अपना कॉन्सेप्ट दिया, तब वहां पर बात आती है किसकी बात आती है? तब वहां पर बात आती है हमारे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, आपको याद होगा, आप अगर रिकॉल करें तो। जी हाँ, क्या नाम था उनका? कार्लस लीनियस, जो थे हमारे कार्लस लीनियस, है ना। तो कार्लस लीनियस फिर आए, इन्होंने भी जो हालांकि क्लासिफिकेशन दिया, वो क्लासिफिकेशन क्या था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। मतलब एरिस्टोटल की तरह इन्होंने भी, लीनियस ने भी प्लांट और एनिमल के 2 ग्रुप में ही पूरी बायोडाइवर्सिटी को क्लासिफाई किया, लेकिन एरिस्टोटल वाले क्लासिफिकेशन सिस्टम में छोटे छोटे कैरेक्टरिस्टिक, बारीक कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में नहीं रखा गया था, जबकि लीनियस के 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में थोड़ी बहुत डिटेलिंग ली गई थी। सिर्फ यही बात नहीं कि चलो कोई स्टेशनरी है तो प्लांट और मूवेबल है तो एनिमल, बल्कि और भी कुछ फीचर्स शामिल थे, जैसे कि सेल वॉल है या नहीं। तो सेल वॉल अगर है तो फिर वो प्लांट के कैटेगरी में जाएगा, सेल वॉल नहीं है तो फिर वो एनिमल के कैटेगरी में जाएगा। यानी कि ये थोड़ा सा, इसको बांटने का जो दायरा था वो बड़ा था और थोड़ा ऑथेंटिक भी था। तो कुछ टाइम तक तो चला ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें कि 2 किंगडम कौन कौन थे? वही थे, एक था किंगडम प्लांटाई और एक था किंगडम एनिमेलिया। किंगडम प्लांटाई और किंगडम एनिमेलिया, चला। लेकिन फिर इसमें बात आई कि इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को लोग अपना पढ़ रहे थे, तभी कहीं से खबर लगी, किसी ने खोज दिया यूग्लिना को। यूग्लिना आपने नाम सुना है? तो वो क्या था निकला? वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म निकला, जबकि इस क्लासिफिकेशन में जो प्लांटाई या एनिमेलिया में से दोनों ही जो हमारे ग्रुप हैं, जो कैटेगरीज हैं, जो लीनियस ने बनाया, इस दोनों के दोनों कैटेगरी में चाहे प्लांट ही हो या फिर एनिमल ही क्यों ना हो, लेकिन वो है क्या? मल्टीसेलुलर। तो अब यहां पर बात आई कि भाई जब एक तीसरा भी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कि मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, तो उन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए भी तो आपको कोई ग्रुप बनाना पड़ेगा ना भाई। तो फिर अब वहां पर एंट्री होती है किसकी? हमारे अर्नस्ट हैकल, हमारे जो अर्नस्ट हैकल भाई साहब की एंट्री होती है वहां पर। ये अर्नस्ट हैकल ने क्या किया? इन्होंने बोला कि मैं 2 नहीं, मैं दूंगा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। मैं कितना किंगडम का क्लासिफिकेशन दूंगा? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो भाई ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में 3 किंगडम कौन कौन होंगे? तो 2 किंगडम तो पहले से ही था ना, एक था हमारा प्लांटाई, एक था हमारा एनिमेलिया, एक नया किंगडम इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया जिसका नाम हो गया प्रोटिस्टा। क्या नाम हो गया? प्रोटिस्टा। ठीक है, कि चलो मल्टी सेलुलर प्लांटाई भी है, मल्टी सेलुलर एनिमेलिया भी है, लेकिन जो यूनिसेलुलर होंगे वो चले जाएंगे प्रोटिस्टा में। तो यूनिसेलुलर वालों के लिए ग्रुप हो गया। मल्टी सेलुलर में भी जो सेल वॉल वाले हैं वो प्लांटाई, जो बिना सेल वॉल के हैं वो एनिमेलिया। तो ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन स्कीम भी कुछ दिन तक चला, लेकिन फिर बात आई, साइंस ने और प्रोग्रेस करी। तो कुछ दिनों में लोगों ने देखा कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो यूनिसेलुलर तो थे, बेशक वो यूनिसेलुलर तो थे, लेकिन वो ट्रू न्यूक्लियस पोजेस नहीं करते थे, बल्कि न्यूक्लियोइड पोजेस करते थे। यानी कि वो प्रिमिटिव सेल के बने थे, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल के बने थे। इस जो प्रोटिस्टा वाला जो ग्रुप बनाया गया था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का, इसमें सारे ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, लेकिन जब कोई ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मिले जिसका कि न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं हो, मतलब प्रोकैरियोटिक हो,
तो आपको पता ही है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल रखने वाले ऑर्गेनिजम्स के बीच में बहुत सारा फीचर्स का डिफरेंसेस आ जाता है। तो आप एक ही कैटेगरी में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को नहीं रख सकते हैं, वहां पे बहुत सारा डिफरेंसेस है दोनों के बीच में। तो फिर आपको उनके बीच में भी अलग अलग कैटेगरी वाला ग्रुप बनाना पड़ेगा ना भाई। तो वही हमारे जो एंट्री होती है किसकी, कोपलैंड की। कोपलैंड भाई साहब आए और ये बोले कि मैं दूंगा हमारा 4 किंगडम, क्या दूंगा, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में दूंगा। तो मैं बोला ठीक है भाई, अच्छी बात है, दो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन ये जो कोपलैंड ने दिया, तो चौथा किंगडम कौन सा आया? 3 तो पहले से थे, प्लांटाई, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा। चौथा वही उन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए आया जो कि यूनिसेलुलर हो और प्रिमिटिव सेल यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल से बने। तो वैसे वाले ऑर्गेनिजम्स के लिए जो ग्रुप बना ना, वो ग्रुप का नाम कोपलैंड ने जो दिया था वो तो नाम उन्होंने दिया था माइकोटा। और यही माइकोटा बाद में मोनेरा के नाम से जाना गया। ये मोनेरा वाला नाम जो है एलन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, है ना, बहुत फेमस नाम। ये एलन के नाम पे इंस्टीट्यूट भी है हमारे इंडिया में, आपको पता ही होगा। है, चलिए, तो क्या है कि एरिस्टोटल से शुरुआत हुई। एरिस्टोटल ने बांट दिया प्लांटाई और एनिमेलिया है जो स्टेशनरी खड़े हैं अपनी जगह से, हिल डुल नहीं सकते, मतलब केवल उनका बॉडी पार्ट मूव कर सकता है बट उनका प्लेस ऑफ एग्जिस्टेंस नहीं बदल सकता। तो बोला उन्होंने कि चलो इसको प्लांटाई में डालो, जो अपना प्लेस ऑफ एग्जिस्टेंस बदल सकते हैं बोला एनिमेलिया में डालो। लेकिन वो मोटे मोटे तौर पर बांटा गया था, प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन था, तो उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। बाद में जब साइंस ने थोड़ी प्रोग्रेस करी तो थोड़ी और बारीक डिटेल्स की बेसिस पर क्लासिफिकेशन करना जब शुरू हुआ तो लीनियस का क्लासिफिकेशन आता है। कार्लस लीनियस ने दिया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन स्कीम। इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन स्कीम में आए 2 किंगडम, प्लांटाई एंड एनिमेलिया, जिसमें बहुत सारी बातें थी। जैसे कि मेन एक बात हो गया कि सेल वॉल वो पोजेस करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर वो सेल वॉल वाले हैं तो फिर वो प्लांटाई में जाएंगे, सेल वॉल नहीं है तो एनिमेलिया में जाएंगे। लेकिन इसको भी डिस्कार्ड करते हुए आगे कुछ सालों बाद थ्योरी आई कि भाई प्लांटाई और एनिमेलिया दोनों में सिर्फ सेल वॉल का डिफरेंसेस वाली बात ही नहीं है, आपने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए ही दोनों कैटेगरी तो बनाई है। लेकिन इस दुनिया में कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, एक ही सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, तो उनके लिए भी तो आपको कोई कैटेगरी बनाना पड़ेगा। तो फिर किसकी एंट्री हुई? अर्नस्ट हैकल की। हैकल ने क्या दिया? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन स्कीम। तो इन्होंने प्लांटाई और एनिमेलिया के साथ साथ एक तीसरा कैटेगरी दिया, किंगडम प्रोटिस्टा, फॉर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मूविंग ऑन, ये बात भी कुछ दिनों तक तो चली, लेकिन जब प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स दिखने शुरू हो गए, यानी ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दिखने शुरू हो गए जो कि बहुत ही सिंपल मतलब प्रोकैरियोटिक सेल से बने हैं, तो फिर बोला गया कि आप प्रोकैरियोटिक वाले और यूकैरियोटिक वाले दोनों ही तरह के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को एक ही कैटेगरी प्रोटिस्टा में नहीं डाल सकते। तो भाई प्रोकैरियोटिक वाले को अलग करो और यूकैरियोटिक वाले को अलग करो। तो इन्होंने एक चौथा किंगडम कोपलैंड लेकर आ गया जिसका नाम हो गया माइकोटा, जिसको कि बाद में मोनेरा नाम से जाना गया, एलन ने जो नाम इंट्रोड्यूस किया था। तो यहां तक तो बात बिल्कुल सही थी कि चलो 4 किंगडम हो गए, मल्टी सेलुलर हो विथ सेल वॉल प्लांटाई, मल्टी सेलुलर हो विदाउट सेल वॉल एनिमेलिया, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक मोनेरा, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा। तो यूनिसेलुलर का भी क्लासिफिकेशन हो गया कि प्रोकैरियोटिक वाले का अलग ग्रुप, यूकैरियोटिक वाले का अलग ग्रुप, और मल्टी सेलुलर में भी मल्टी सेलुलर विथ सेल वॉल अलग ग्रुप, मल्टी सेलुलर विदाउट सेल वॉल वो एक अलग ग्रुप। तो 4 किंगडम तक भी क्लासिफिकेशन तक में कोई दिक्कत नहीं थी, सब लोग इसको मानकर पढ़ रहे थे। तब ही एंट्री हुई किसकी? तब एंट्री हुई एक बहुत ही फेमस लाइफ फॉर्म की, जिसको कि हम बोलते हैं और जानते हैं किस नाम से? फंगस के नाम से जानते हैं।
जानता ना फंगस के नाम से। तो फंगस में क्या हुआ कि देखा गया कि चलो फंगस भी मल्टी सेलुलर है, वेरी गुड। फंगस में भी सेल वॉल है, वेरी गुड। तो मल्टी सेलुलर सेल वॉल किस में जाना चाहिए? प्लांटाई में जाना चाहिए था भी। लेकिन जब स्टडीज हुई तो पता चला कि फंगस जो है सेल वॉल रखते हैं, मल्टी सेलुलर हैं, बट वो ऑटोट्रॉफ नहीं है, अपना फूड खुद से नहीं बनाते, बल्कि बना बनाया फूड लेते हैं। यानी कि वो क्या है? हेटेरोट्रॉफ। तो आप हेटेरोट्रॉफ वाले ऑर्गेनिजम्स को प्लांटाई के साथ तो नहीं रख सकते, और इनको आप एनिमेलिया के साथ भी नहीं रख सकते, क्योंकि इनके पास सेल वॉल है। तो इनके लिए एक अलग आपको कैटेगरी तो डालना पड़ेगा ना। यानी कि फिर एंट्री हुई किसकी? फिर वहां पर एंट्री होती है आरएच विटेकर की। आरएच विटेकर है ना। ये रॉबर्ट विटेकर साहब ने क्या किया? इन्होंने दिया द वेरी फेमस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या दिया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब कोई दिक्कत नहीं है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में कौन कौन से किंगडम आ गए? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से किंगडम आ गए? मोनेरा, किंगडम मोनेरा कह लो, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटाई एंड किंगडम एनिमेलिया, है ना। अब बात जो है बिल्कुल क्लियर थी, कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि अब अपने हर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो जो हो सकती थी उन सब क्राइटेरिया के आधार पर बांट दिया है। कि जैसे मैं बात करूं, मोनेरा और प्रोटिस्टा, ये दोनों जो कैटेगरी है ये किनके लिए है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए। और ये फंगस, प्लांट और एनिमल क्या है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। लेकिन इनके बीच में और भी डिफरेंसेस हैं। यूनिसेलुलर हो, प्रोकैरियोटिक सेल से बने हो, मोनेरा, यानी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, ठीक है। जबकि प्रोटिस्टा क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। ये किस टाइप के सेल से बने हैं? यूकैरियोटिक सेल के बने। ये सब के सब मल्टीसेलुलर हैं। ये हैं मल्टीसेलुलर विथ सेल वॉल, बट दे आर सेप्रोफाइट्स, मतलब कि ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। उसमें भी हेटेरोट्रॉफी में भी कौन सा? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, यानी दे कंज्यूम डेड एंड डिकेइंग मैटर। और डिटेलिंग पढ़ेंगे जब हम लोग एक एक करके सारे किंगडम्स को पढ़ेंगे तो, ठीक है। प्लांटाई में ये भी तो मल्टीसेलुलर है, बिल्कुल, ये भी मल्टीसेलुलर है। ये भी विथ सेल वॉल है, यहां तक सेम है। लेकिन ये क्या है? ऑटोट्रॉफ्स। ये क्या है? ऑटोट्रॉफ्स। एनिमेलिया में ये मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन इनके पास कोई सेल वॉल है क्या? नहीं, ये विदाउट सेल वॉल। और ये हेटेरोट्रॉफ्स। क्लियर? 5 किंगडम जो रॉबर्ट विटेकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जो हमको पढ़ना भी है, जो वाइडली एक्सेप्टेड भी है। कौन कौन है 5 किंगडम? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटाई एंड किंगडम एनिमेलिया। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक मोनेरा, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा, मल्टीसेलुलर विथ सेल वॉल बट हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और उसमें भी कौन सा? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, तो फिर वो फंगस है। मल्टीसेलुलर विथ सेल वॉल बट ऑटोट्रॉफ्स, प्लांट्स, एंड मल्टीसेलुलर विदाउट सेल वॉल एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो फिर एनिमेलिया है।
ये मतलब मोटा मोटी ये फीचर्स हैं। इन सारे किंगडम्स को भी हमको एक एक करके पढ़ना है, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटाई, एनिमलिया। तो हम लोग देखें एरिस्टोटल से शुरुआत हुई, कार्लस लिनियस, अर्नस्ट हैकेल, कोपलैंड, स्लाइटली मॉडिफाइड बाय एलन, एंड देन रॉबर्ट विटेकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम। एक बात होती है कि आप कह लो कि एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन स्कीम भी है, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। लेकिन ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या है कि बाकी के तो वही है। ये जो मोनेरा है ना, मोनेरा वाले को 2 ग्रुप में बांट दिया गया। एक नाम दिया गया यू बैक्टीरिया, एक नाम दिया गया आर्काई बैक्टीरिया। तो एक ये और एक ये 2, और बाकी क्या, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटाई, एनिमलिया। 4 और 2 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के। यानी मोनेरा के भीतर में मॉडिफिकेशन करते हुए 2 कैटेगरी बना दी। और ये किसने दिया था, कार्ल वूज नाम का साइंटिस्ट। किसने, कार्ल वूज नाम के साइंटिस्ट ने। लेकिन ब्रॉडली यही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ना होता है। और ये जब मोनेरा पढ़ेंगे तो उसके भीतर में ही जब उनके टाइप्स में हम ये टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया में पढ़ लेंगे, न्यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आपको बोला ही गया है कि हमको एक एक करके सारे ही किंगडम्स को पढ़ना है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, किंगडम मोनेरा की बात कर लो। किंगडम मोनेरा की बात कर लो। किंगडम मोनेरा में ब्रॉडली देखा जाए तो हमने अभी अभी बोला कि फीचर क्या क्या था। ये क्या है, तो भाई यूनिसेलुलर है। इनका सेल टाइप क्या है, तो भाई प्रोकैरियोटिक है। इनमें मेजोरिटी में, इनमें भी विथ सेल वॉल होता है, मेजोरिटी में होता है, कुछ में नहीं भी होता है। पेप्टिडोग्लाइकन, ये क्या है, यानी कि इनका सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। प्लांट की तरह सेलुलोज का नहीं, फंगस की तरह काइटिन का नहीं, पेप्टिडोग्लाइकन का। अगर जिनमें होता है तो ज्यादातर में होता है। और मेजोरिटी में बात कर लो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है भी तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ट्रू फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, वो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जैसे कि ट्रांसडक्शन या कॉन्जुगेशन, वो आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन ज्यादातर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक इनकी बात आती है कि ये क्या है, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन मतलब कि ये डाइवर्स रेंज ऑफ हैबिटेट में मिलते हैं। आप कह लो कि एकदम हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन, ठंडे जगह, मतलब हर जगह, पानी में, हवा में, ऑलमोस्ट हर जगह कोई ना कोई टाइप ऑफ बैक्टीरिया पनप सकता है, ठीक। दूसरी बात कह लो कि ये कॉलोनियल होते हैं। कॉलोनियल यानी कि एक सिंगल एक बैक्टीरियम कहीं पर पनपे, ऐसा नहीं। ये अक्सर ग्रुप में ही मिलते हैं, कॉलोनीज में मिलते हैं। और जैसा कि मैं बोल भी रहा हूं रिपीटेडली, तो एक बात आपको पता ही चली गई होगी, किंगडम मोनेरा से जो ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स का कंबाइंड नाम क्या है, बैक्टीरिया है। सिंगुलर में बैक्टीरियम, प्लूरल में बैक्टीरिया। जैसे अब हर बैक्टीरियम का अपना कुछ नाम होगा, लेकिन इस कैटेगरी से बिलोंग करने वाले सारे ऑर्गेनिज्म का कलेक्टिव नाम है बैक्टीरिया। जैसे हम सब का नाम, हम लोग ह्यूमंस है, हर ह्यूमन का अपना कुछ कुछ पर्टिकुलर नाम है। उसी तरह मोनेरा से बिलोंग करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो बैक्टीरिया के नाम से जाने जाएंगे, जिनके मोटा मोटी ये सारे कॉमन फीचर्स हैं, ठीक है। फिर आप कह सकते हो कि बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो एज ए पैथोजन भी
एक्ट करते हैं। बहुत सारी बीमारियां होती हैं कुछ बैक्टीरिया से। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो हमारे लिए फायदेमंद भी हैं, जो हमारे काम भी आते हैं, देखेंगे हम लोग। जैसे लैक्टोबैसिलस का नाम आपने सुना है, विच कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड। तो कुछ यूजफुल बैक्टीरिया भी हैं, बहुत सारे पैथोजेन की तरह एक्ट करने वाले बैक्टीरिया भी हैं। ये सारे कॉमन फीचर्स हो गए बैक्टीरिया। अब आते हैं कि किंगडम मोनेरा यानी कि बैक्टीरिया को हम फिर फर्दर क्लासिफाई करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। तो क्लासिफिकेशन जो करेंगे वो किस बेसिस पर करेंगे? तो बहुत सारे अलग अलग फीचर्स के आधार पर बांटते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो हम उसको बांट रहे हैं, वो बांट रहे हैं किस बेसिस पर? तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप, उनके शेप के आधार पे। तो शेप के आधार पे कौन कौन है? एक है जिनको हम बोल रहे हैं बैसिलस, एक है जिनको हम बोल रहे हैं कोकस, एक है जिनको हम बोल रहे हैं विब्रियो, एक है जिनको बोल रहे हैं स्पाइरिलम। ठीक है, ये चार, बैसिलस, कोकस, विब्रियो, स्पाइरिलम। तो ये शेप क्या है भाई? बैसिलस जो है वो उसका शेप क्या है? कोकस का इसका शेप क्या है? तो बैसिलस रॉड लाइक इलोंगेटेड शेप वाले, कोकस स्फेरिकल शेप में है, ठीक है ना, इस तरीके का लंबा, ये गोल स्फेयर की तरह, ठीक है, ये बैसिलस हो गया, ये कोकस हो गया। विब्रियो जो है ये कॉमा शेप्ड है, जस्ट लाइक इमेजिनरी, आप मान लो कुछ इस तरीके का। स्पाइरलम जो है वो स्पाइरल है, मतलब बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ है, इस तरीके का है ना स्पाइरल। तो शेप के बेसिस पर बैक्टीरिया को चार कैटेगरी में बांटा गया: बैसिलस, कोकस, विब्रियो एंड स्पाइरलम। रॉड शेप्ड बैसिलस, स्फेयर शेप्ड कोकस, प्लूरल में कोकाई हो जाएगा। और फिर आप बात कर लो कि कॉमा शेप्ड है तो विब्रियो हो गया, और ट्विस्ट एंड टर्न्स वाले यानी स्पाइरल शेप्ड है तो स्पाइरलम हो गया। ठीक है, अब इसमें एक ही स्फेयर है जैसे कोकस में, तो मोनोकोकस, दो है तो डिप्लोकोकस, वो एक चेन में है तो स्ट्रेप्टोकोकस, क्लस्टर में फॉर्म है स्टाइफाइलोकोकस। उसी तरीके का कैटेगरी का नाम बैसिलस में भी हो सकता है ना, जैसे कि स्ट्रेप्टोबैसिलस, मोनोबैसिलस। जैसे कि एक ही है तो मोनोकोकस, दो है तो डाइकोकस, एक चेन में है ऐसा स्ट्रेप्टोकोकस, क्लस्टर में फॉर्म किए हुए है स्टेफाइलोकोकस। उसी तरह एक ही रॉड शेप बैक्टीरिया है मोनोबैसिलस, दो है डाइबैसिलस। उसी तरह चेन में है तो फिर स्ट्रेप्टोबैसिलस, क्लस्टर में है स्टेफाइलोबैसिलस। ठीक, तो ये नाम उसी तरीके से है। मोनोबैसिलस एक, दो है तो डाई, एक सीरीज में है स्ट्रेप्टो, और क्लस्टर में है तो स्टाइफाइलो। ये हो गई शेप के बेसिस पर उसका क्लासिफिकेशन, उसका नाम। एक हम लोग क्लासिफाई करते हैं बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके पास फ्लैजिलम लगे होते हैं। मान लो कोई बैक्टीरिया है, उसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर लगा हुआ है जिसको फ्लैजिलम बोलते हैं, प्लूरल में फ्लैजिला बोलते हैं, जिसकी मदद से वो लोकोमोट करते हैं, वो उसके लोकोमोशन में हेल्प करता है। और कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास होता ही नहीं है। तो जिनके पास होता है, यानी इसके फ्लैजिला है या नहीं, इसके आधार पर दो तरह का होगा। एक हो जाएगा ट्राइकस, एक हो जाएगा ए ट्राइकस। ठीक है, ट्राइकस एंड ए ट्राइकस।
जिनके पास फ्लैजिला है ट्राइकस, जिनके पास फ्लैजिला नहीं है एट्राइकस। ठीक है, तो फ्लैजिला जिनके पास नहीं है इनको फिर फर्दर तो क्लासिफाई करने का कोई मतलब नहीं, इनमें तो बात हुई चलो फ्लैजिला ही नहीं है। अब जिनके पास है यानी ट्राइकस है तो इसका फिर फर्दर बंटवारा हो सकता है कि चलो फ्लैजिला है लेकिन कितना है। तो जैसे आप बात कर लो, एक केस हो सकता है कि कोई बैक्टीरिया है उसमें किसी एक एंड पर एक फ्लैजिला लगा हुआ है, तो इसको आप क्या नाम लोगे? मोनोट्राइकस। इसको आप क्या नाम लोगे? मोनोट्राइकस नाम दोगे। ठीक है, एक आप कह लो कि कोई बैक्टीरिया है उसके दो, एक इस एंड पे और एक इस एंड पे फ्लैजिला लगा हुआ है, इसको नाम दिया गया एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस। ठीक है, एक आप नाम ले लो कि कोई बैक्टीरिया है उसके किसी एक एंड पे ही पूरा क्लस्टर में ऐसे लगा हुआ है फ्लैजिला, तो वो हो जाएगा लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस। ठीक है, या फिर बात करो कि कोई बैक्टीरिया है उसके दोनों ही एंड पे क्लस्टर में लगा हुआ है बैक्टीरिया, दोनों एंड पे क्लस्टर में लगा हुआ है बैक्टीरिया, तो उसका नाम हो जाएगा सेफेलोट्राइकस। या कोई बैक्टीरिया है कोई एंड वेंड नहीं, चारों तरफ से फ्लैजिला लगा हुआ है, तो हो गया पेरीट्राइकस। क्या हो गया? पेरीट्राइकस। मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस, सेफेलोट्राइकस, पेरीट्राइकस। याद रहेगा? कोई बैक्टीरिया है उसमें फ्लैजिला है कि नहीं, पहले तो इसके बेसिस पर बैक्टीरिया दो टाइप का, फ्लैजिला है ट्राइकस, फ्लैजिला नहीं है एट्राइकस। अब ट्राइकस में यानी जिसके पास फ्लैजिला है वो भी कितना है और किस तरफ है? अगर एक ही है, एक तरफ है, एक किसी एंड पे है, मोनोट्राइकस। दो है ऑपोजिट एंड्स पे, एक इधर है एक इधर है, एम्फीट्राइकस। किसी एक ही एंड पे है और क्लस्टर में है, बहुत सारे हैं, लोफोट्राइकस। दोनों ही एंड्स पे क्लस्टर में है, सेफेलोट्राइकस। और कोई एक एंड नहीं बल्कि चारों तरफ से फ्लैजिला लगा हुआ है, तो फिर पेरीट्राइकस। मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस, सेफेलोट्राइकस और पेरीट्राइकस। ये ट्राइकस के भीतर में है जिसके पास फ्लैजिला है, और जिनके पास है ही नहीं वो तो हो गया एट्राइकस। ठीक है, तो हमने बांट दिया किसके आधार पे? एक शेप के बेसिस पर, एक फ्लैजिला है या नहीं उसके बेसिस पर। उसके बाद फिर बारी आती है कि एक और है बंटवारा उसका। क्या बंटवारा है? एक बंटवारा बोलता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग, स्टेनिंग के आधार पे। ठीक है, तो इसके आधार पे दो तरह का बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। क्या है ये? कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो किसी पर्टिकुलर स्टेन को एब्जॉर्ब करते हैं और उसका कलर को रिटेन करते हैं। ग्राम नाम के एक साइंटिस्ट थे, इसलिए इसके नाम के आगे ग्राम ऐड हो गया है। उन्होंने एक स्टेन डेवलप किया, जिस स्टेन को हम क्या बोलते हैं, जो उन्होंने डेवलप किया, मतलब बताया, यूज किया, तो उसको वैसे तो ग्राम स्टेन बोलते हैं, लेकिन ग्राम स्टेन क्या है? कलर क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट। तो क्रिस्टल वायलेट ये जो है, अगर हम किसी बैक्टीरिया में यूज करें, डाले, उसको माइक्रोस्कोप की स्लाइड पर रख के हीट करके और स्टेन करे, फिर अल्कोहल वगैरह से वॉश कर दे, उसके बाद भी अगर वो कलर एब्जॉर्ब किए रहे तो वो ग्राम पॉजिटिव होगा, नहीं किए रहे तो ग्राम नेगेटिव होगा। ग्राम पॉजिटिव क्रिस्टल वायलेट को एब्जॉर्ब करता है, कलर स्टेन को वो रिटेन करता है। ग्राम नेगेटिव इस स्टेन को रिटेन नहीं करता है। कलर के बेसिस पर यह बांटना क्यों जरूरी है?
क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अगर रिटेन करता है तो इसलिए करता है क्योंकि उसके पास उसको रिटेन करने वाला कैरेक्टरिस्टिक है कि उसका सेल वॉल बहुत मोटा है। इसका जो है सेल वॉल पतला है ग्राम नेगेटिव का, ये रिटेन नहीं करता है। ये जो ग्राम पॉजिटिव है ये एक टिकोइक एसिड, मतलब कि इसका जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन का तो खैर बना ही है, क्योंकि वो बैक्टीरिया का तो हमने शुरू में बोल दिया था कि सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, लेकिन उसके साथ साथ टिकोइक एसिड का भी बना होता है और वो टिकोइक एसिड की मदद से ग्राम स्ट्रेन को मतलब ये क्रिस्टल वायलेट को एब्जॉर्ब कर देता है। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव है उनके सेल वॉल में ये टिकोइक एसिड नहीं है, पॉलीसैकेराइड वगैरह का बना हुआ है। तो सेल वॉल कैसा है उसके बेसिस पर उसके अकॉर्डिंग काम करने वाला हम ड्रग यूज करेंगे, किसी वैसा ही एंटीबायोटिक यूज करेंगे किसी बैक्टीरियल डिजीज में। इसलिए बैक्टीरियल डिजीज में कौन सा बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है, उसके हिसाब से काम करने वाले एंटीबायोटिक हम अकॉर्डिंगली चला पाए, यूज कर पाए। इसलिए ये भी जानना जरूरी है कि वो ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव। ठीक है, तो शेप के बेसिस पर हो गया, फ्लैजेला है कि नहीं उसके बेसिस पर हो गया, स्टेन क्रिस्टल वायलेट स्टेन को वो रिटेन करते हैं कि नहीं करते उसके बेसिस पर हो गया। और एक तो आपको पता ही है कि बिल्कुल बैक्टीरिया में जितने भी कैरेक्टरिस्टिक सुझाए गए हैं लगभग वो सारे कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं, तो वो है यू बैक्टीरिया। और जो ट्रू बैक्टीरिया नहीं है सही सेंस में वो हो गया आर्काई बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया और आर्काई बैक्टीरिया जो है उसको हम लोग देखेंगे, आगे चल के उसको भी स्टडी करेंगे। अभी के लिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमने मोनेरा को आज काफी हद तक डील कर लिया है, ऐसे ही हम एक एक करके हर किंगडम को डील करते जाएंगे। मतलब कि इस चैप्टर में तो वैसे हम लोग डील करेंगे फंगस तक, यानी मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगस। प्लांटाई और एनिमेलिया को ओवरऑल देख लेंगे, क्योंकि नंबर 3 और नंबर 4 चैप्टर उन्हीं प्लांटाई और एनिमेलिया का डिटेल्ड पूरा एक चैप्टर ही है उनके बारे में पढ़ने के लिए। तो ज्यादा डिटेलिंग में बस हमको ये शुरुआत के 3 मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगस वाले किंगडम्स को पढ़ना है, जिसमें से मोनेरा के बारे में काफी हद तक यहां पर आज डिस्कशन कर लिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियोस अच्छा लगा होगा, चीजें समझ में आई होंगी। आप वापस इसे रिपीट मोड पे देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ताकि चीजें मेमोराइज हो सके। और फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो बिल्कुल बेशक आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या अगर आपको ये वीडियोस, ये लेक्चर पसंद आया हो तो कुछ वर्ड्स ऑफ इंकरेजमेंट भी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और जाते जाते एक बार फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।